बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री एवीएसी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सेकंड पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जो 1 से लेकर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो ओल्ड सिलेबस वाले हैं, वो आपकी बुक में से वो वाले टॉपिक्स जो है वो निकाले जा चुके हैं। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दैट्स वाई ये जो है वो आपको अगर बीच में कोई क्वेश्चन स्किप लग जाए, स्किप हो जाए, तो आपको समझ लेना है कि वो ओल्ड सिलेबस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशंस दैट KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर 14 है उसमें आपने 5 ट्रांजिशन मेटल्स पढ़नी है और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आप मैग्नीज़ पढ़ेंगे और मैग्नीज़ और क्रोमियम, तो मैग्नीज़ और क्रोमियम के आपके पास जो कंपाउंड्स बताए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दिस इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस कि अगर हमने इनको किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या करते हैं, ये पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर, ये देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है यानी KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जब भी आप इसको किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उसमें ऑक्सीजन वो ऐड कर देते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो आपकी बुक में पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का किस किस के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का आपके पास जो है फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन आपकी बुक में है। ठीक है, और देन आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ठीक है, और मोहर सॉल्ट के साथ। तो ये तीनों इक्वेशन आपसे एग्जाम्स में बैलेंस इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी आपसे ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है कि आप फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडेशन कर दें और बैलेंस इक्वेशन लिख दें। और पोटेशियम डाइक्रोमेट की आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक ऑक्सैलिक एसिड वाली इक्वेशन है और ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन और मोहर सॉल्ट की ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो आपके पास फेरस सल्फेट है वो वाली आपकी बुक में नहीं है, इसलिए वो आपसे नहीं पूछी जा सकती, तो आप उसको बेशक ना करें अभी। ठीक है, तो अभी हमारे पास फेरस सल्फेट की पूछी हुई है तो हम सिर्फ KMnO4 के साथ ही लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आपकी बुक में है ही नहीं, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखें इक्वेशन लिखेंगे। पहली जो इक्वेशन हमने लिखी है वो पोटेशियम परमैंगनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। तो देखें 2 पोटेशियम परमैंगनेट लेने हैं आपने और उसको 3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, और आपको पता होना चाहिए कि 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो भी बड़ा आसान है, वो भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, पोटेशियम परमैंगनेट में आपके पास एक पोटेशियम मेटल है और एक जो है वो मैग्नीज मेटल है। ठीक है, तो आपने इन दोनों का ये सल्फेट्स बनाने हैं। ठीक है, पोटेशियम का भी सल्फेट बनाना है और मैग्नीज का भी सल्फेट बनाना है। ये देखें, K2SO4 और MnSO4। ठीक है, तो मैग्नीज सल्फेट भी बन गया और पोटेशियम सल्फेट भी बन गया। साथ आप देखें आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ था, तो उससे आपने वाटर भी बनाना है। ठीक है, तो बैलेंस तो इजीली हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये देखें, जब हमने 2 जो है वो लेने हैं ना, मैग्नीज पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, और उसको 3 के साथ जब रिएक्ट करवाया 3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये 3H2O से हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ही बनने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है उससे आपने फेरस सल्फेट से जो है वो आपने बनाना है
फेरिक सल्फेट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन सिस्टम में जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब आप एक चीज़ और समझ लें कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो समझ लें, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी, ये देखें ये फेरस सल्फेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, और सल्फेट में आपके पास -2 होती है, ठीक है। और फेरिक में क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सल्फेट में जो होती है वो FeSO4 इसके ऊपर -2 होता है, ठीक है। अब ये देखें ये वाला फार्मूला फेरस सल्फेट का तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि +2 जो है वो -2 के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो आप सिंपल लिखेंगे FeSO4, दिस इज़ फेरस सल्फेट, ठीक है। लेकिन फेरिक सल्फेट का फार्मूला ये नहीं है, क्योंकि +3 जो है वो -2 के साथ बैलेंस नहीं होता। इसलिए हमने क्या करना है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इस तरह से क्रॉस करके इनके साथ एज अ सब्सक्रिप्ट लिखी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये जो Fe आयरन है, आयरन के साथ क्या लिखा जाएगा, Fe2 लिखा जाएगा, ठीक है। और सल्फेट जो है, सल्फेट के साथ क्या लिखा जाएगा, SO4 के साथ क्या लिखा जाएगा, ये देखें 3, यानी यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास फेरिक सल्फेट का फार्मूला आ गया। जब फार्मूला आ गया तो अब इजीली आप जो है वो इसको इक्वेशन बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि FeSO4, ठीक है, इसके आपने जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। FeSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लेके फेरस सल्फेट के उसको एक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर फेरिक सल्फेट में 3 सल्फेट्स हैं ना, SO4 के 3 जो है वो मॉलिक्यूल आने चाहिए, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर आपके पास ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। अब क्या है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आपस में जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको काटना है। जैसे कि ये नेसेंट ऑक्सीजन है और ये भी नेसेंट ऑक्सीजन है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में 5 नेसेंट ऑक्सीजन हैं और सेकंड इक्वेशन में 1 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो होल इक्वेशन को आप ये देखें 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो होल इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब 10 FeSO4 बन जाएगा, ये देखें 10 FeSO4, और ये जो है वो आपके पास 5 सल्फ्यूरिक एसिड और ऊपर वाली में 3 सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल 8 सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास ये बन जाएंगे। और ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कट ऑफ हो जाएगा, 2KMnO4 ये आपको नज़र आ रहा है। तो बैलेंस आप इजीली जो है इसको नेट इक्वेशन लिख सकते हैं, K2SO4, ये देखें 2MnSO4, ठीक है। और अब ये 5 जो है आपने मल्टीप्लाई किया था फेरिक सल्फेट के साथ, तो ये 5 फेरिक सल्फेट भी बन जाएगा, और 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल सेकंड इक्वेशन में और 3 ऊपर वाली इक्वेशन में, तो टोटल 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस लिख लिया। ये आपको डिटेल में करवाने का मकसद है कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े और आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसको जो है वो कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आइन एंड आयोडाइड आइन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट्स बट कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोराइड आइंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड, वाई। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है हैलोजेंस की, कि यहाँ पर देखें क्लोरीन को कहा जा रहा है कि क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आइन एंड आयोडाइड आइन, ठीक है। यानी ब्रोमाइड आइन और आयोडाइड आइन को सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब उनको आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उनको Br2 और I2 की फॉर्म में ले जाएगा और ख़ुद जो है वो सिस्टम में क्लोराइड आइन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये सिस्टम में से इनको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, खुद सिस्टम में चला जाएगा और इनको बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब आप ये चीज़ पहले अंडरस्टैंड कर लें कि जो सिंपल न्यूट्रल हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, वो एक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल हैलोजेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि न्यूट्रल हैलोजेंस, हमारे पास कोई भी न्यूट्रल हैलोजेंस होंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और कौन सा एजेंट काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे, ठीक है। ये हैलोजेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब आपसे हैलोजेंस की प्रॉपर्टी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास हैलाइड आइंस होते हैं, हैलाइड आइंस वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और वो किसी को दे देते हैं, ऐड करवा देते हैं, मतलब खुद उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। हैलाइड आइंस ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन,
ठीक है, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको यहाँ से दो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, और जो हैलाइड आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन दोनों में से किसी बारे में पेपर में इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। तो यहाँ पर आपसे हेलोजेंस का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब हम जब देखते हैं हेलोजेंस को, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर जो होगा फ्लोरीन, तो वो सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसकी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है किसकी सबसे ज़्यादा है? फ्लोरीन की, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है और आहिस्ता आहिस्ता साइज़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो वो ईजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्या कर सकता है? ईजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो क्या खुद रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन की होगी और टॉप टू बॉटम जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन जो है वो अपने से नीचे तीनों को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, और सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। फिर क्लोरीन जो है अपने से नीचे जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है उनको डिस्प्लेस कर सकेगा, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकेगा। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है और आयोडीन किसी को भी सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया है। तो अब आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है वो देख लें। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आइंस ड्यू टू इट्स high oxidizing power, but it cannot displace fluoride ions because fluorine has higher oxidizing power than chlorine, ठीक है। ये हमने बता दिया, ये हमने असल में रीज़न बता दी कि फ्लोरीन जो है वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आइंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है द हेलोजेंस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी ये हेलोजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, तो वो एक्स नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरों को यानी खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और साथ जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजेंस डिक्रीजेज एज फॉलोज, और फिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्लोरीन की ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा थी, इसलिए उसने उनको सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, और फ्लोरीन से कम थी इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन क्लोरीन जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपने इसी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट आयोपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको एक वीडियो जो है वो बना के बताई जा चुकी है कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो है वो नेम्स कैसे लिखने हैं, तो वो वाली वीडियो देखने के बाद अब आप जो है वो ईजीली इनके जो है वो नेम्स लिख सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 जो है वो इनके नेम्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, C2O4 ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है या आइन है या क्या है, तो कैटाइन है या एनाइन है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन सफियर है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर एक साइन नज़र आ रहा है हमें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप सारी इक्वेशन को जो है ना वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लें, ठीक है, सबसे पहले लगा लें। तो ये देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है -2 साइन, ठीक है। इसका मतलब है कि अंदर जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और ऑक्सीलेटो की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो दोनों मिल के उनका आंसर जो है वो यहाँ पर नेट -2 आना चाहिए, ठीक है। अंदर जो भी है वो सॉल्व होके बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 साइन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेटो हमारे पास ये देखें O नेगेटिव
C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास C2O4 और ये हमारे पास है। तो इससे आपके पास पता चल रहा है कि आपको कि ऑक्सीलेटर के ऊपर -2 चार्ज आता है, यानी C2O4 -2, यानी इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीलेटर के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये -4 चार्ज हो जाएगा। तो अब आपने -4 चार्ज लिख लिया, इसके ऊपर हम किसी और कलर से इसको लिख लेते हैं। -2 एक के ऊपर है और 2 के ऊपर -4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब -4 के बाद प्लेटिनम के ऊपर हम क्या डालें कि हमारे पास -2 बाहर आना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर ये देखें, हम इसका x प्लेटिनम का क्या डालें कि हमारे पास जो है वो नेट -2 चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। -2 उधर ले जाएं प्लस, ठीक है, यहाँ पर +2, यानी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है +2। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर +2 लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा -4 +2, इन दोनों का आंसर आ जाएगा -2 और बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर पेपर हमें -2 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। यानी सबसे पहला काम जो आपने किया था वो है, आपने अगर अच्छे से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं लगाएंगे तो आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएंगी और आप इसका नाम जो है वो रॉन्ग ही लिखेंगे, आप राइट नहीं लिख सकते। ठीक है, अब सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। लिगेंड तो है ही एक, ज़्यादा तो है ही नहीं लिगेंड, और अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो उसके लिए हम, अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये बाईडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में देख लिया है, ये बाईडेंटेट लिगेंड है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसकी स्ट्रक्चर अलग से जो है वो ड्रॉ की थी, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा है, यानी किधर किधर से ये जो है वो बॉन्ड बना रहा है हमारे पास, इधर से भी ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, इधर से, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इधर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये प्लेटिनम को इस तरीके से, तो ये हमारे पास बाईडेंटेट है। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डाई नहीं यूज़ होगी, इसके लिए बिस यूज़ होगी। ठीक है, बिस ऑक्सीलेटो। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड है बिस। ठीक है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है, और फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, कोई स्पेस वगैरह नहीं है। ठीक है, प्लैटिनम है ना, लेकिन प्लैटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो वो प्लैटिनम जो है वो ATE पे एंड होगा नेम, मेटल का नाम ATE पे एंड होगा। ठीक है, प्लैटिनम नहीं लिखेंगे, प्लैटिनेट लिखेंगे। ठीक है, प्लैटिनेट, और साथ जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम रोमन में लिखेंगे, प्लैटिनेट 2। ठीक है, अब बेसिकली आइन है तो साथ आइन भी लिखते हैं। ठीक है, बिस ऑक्सीलेटो प्लैटिनेट 2 आइन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल तो नहीं है ना। ठीक है, ये आइन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपने इसका नाम लिख लिया है। तो बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप कि हमने लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है, और फिर थर्ड स्टेप मेटल का नाम लिखना है, और अब मेटल का नाम विद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। और मेटल में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ATE पे नाम एंड होगा, और अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो सिंपल प्लैटिनम वगैरह लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले का देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है प्लैटिनम नज़र आ रही है, क्लोरीन है, फिर नाइट्रो ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद हो गया, और साथ सल्फेट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटाइन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइन है, और उसके साथ बाहर जो है वो एक एनाइन लगा हुआ है। ठीक है, कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं और एनाइन का नाम बाद में लिखते हैं। एट दी एंड हमने सिर्फ सल्फेट लिख देना है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जल्दी से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लेनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे लगाएंगे कि ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और साथ सल्फेट है, तो सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, तो उसकी वजह से बैलेंस करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लगाना है -2 चार्ज, ठीक है। ये सबसे पहले आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यानी अब आपको पता चल गया कि -2 इज बैलेंस बाय +2। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बाहर +2 चार्ज आना चाहिए। अब अंदर सबको हमें कुछ इस तरह से मैनेज करना होगा कि एट दी एंड हम सबसे एंड पे जो है वो मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल है ना, इसका लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमोनिया जो है वो अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। ये सारे आपको मैंने बता दिए कि कौन कौन से एक्वा वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है, अमाइन न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका 0 यानी पता है हमें इसका चार्ज 0 होता है, तो 4 का भी ऑब्वियसली बात है 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर नाइट्रो क्लोरो वगैरह जो है ये -1 चार्ज होता है इनके ऊपर, क्लोरो के ऊपर भी -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब आप सोचें कि ये 0 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, सॉरी -1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हमारे पास बाहर +2 बचना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम देखें प्लेटिनम के ऊपर हम क्या रखें, ठीक है, कि -1 के बाद यहाँ पर बाहर +2 बचना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ज़रा अगर हम सॉल्व कर लें तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर जाके -2 जो है उधर जाके +2 हो जाएगा, तो मतलब 4, ठीक है। यानी अगर हम प्लेटिनम के ऊपर +4 लिख देते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 बच जाता है, ठीक है। 4 में से 2 माइनस के तो +2 बच गए। तो अब ये आपने कर लिया, अब आपने नाम लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल नाम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। कैटाइन के नाम में भी सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स के नाम में भी हम जो नेगेटिव और ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो नाम लिखने में सबसे पहले हम न्यूट्रल का नाम लिखेंगे, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो न्यूट्रल में हमारे पास 4 अमोनिया है ना, तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा अमाइन। ये देखें AMMINE, क्योंकि अमोनिया में M आएगा, ठीक है, और अमोनिया का कोई और डेरिवेटिव हुआ, ठीक है, तो वो उसमें सिंगल M आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, तो टेट्रा अमाइन, ये देखें 2 दफ़ा A आ रहा है, 2 दफ़ा M आ रहा है। इन चीज़ों को आपने ज़रूर याद रखना, ये नहीं कि 2 दफ़ा आ रहा है 1 दफ़ा लिख लें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टेट्रा अमाइन, ठीक है। अब एक क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको लिखें, ठीक है। क्लोरो क्योंकि नेगेटिव जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो O पे उनका नाम एंड होता है, ठीक है। क्लोरो, नाइट्रो, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने लिगेंड्स लिख लिए, पहले न्यूट्रल लिगेंड, फिर नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स में भी जो सबसे पहले जो है आपके पास अल्फ़ाबेटिकली आएंगे, पहले उनको पहले लिखना है और बाद में, ठीक है। अब आप मेटल का नाम लिखें, ठीक है। मेटल का नाम लिखें, मेटल का नाम देखें, मेटल है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई 8 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सिंपल प्लैटिनम लिखा जाएगा, ये देखें प्लैटिनम और ब्रैकेट में रोमन में 4, प्लैटिनम 4, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस के साथ एट द एंड सल्फेट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ी सी स्पेस के साथ ये हम लिख देते हैं सल्फेट, ठीक है। बाहर सल्फेट है और सल्फेट का S छोटा होगा, ठीक है। ये सिंपल हमने सल्फेट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर पूरा नेम हो गया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाता है Fe और कार्बोनाइल जो है वो 5 हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सबसे पहले आपको क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स डालें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अगेन जब हम लिगेंड्स के ऊपर लगाएंगे तो वाटर की तरह कार्बोनाइल, वाटर, अमोनिया, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो एक यानी एक के ऊपर 0, तो 5 के ऊपर भी ऑब्वियसली बात है 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है।
और ऑब्वियसली बात है फिर आयरन जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो 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 सारा, तो क्योंकि बाहर तो ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि बाय ज़ीरो आएगा, ऑब्वियसली बात है ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो आएगा। तो अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो हम इसको सिंपल पेंटा, ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है। अब आयरन, क्योंकि आयरन है तो बाहर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ATE वाला तो चक्कर ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव के साथ होता है। तो सिंपल आयरन, आयरन ज़ीरो, बस सिंपल पेंटा कार्बोनाइल आयरन ज़ीरो, ठीक हो गया। तो अब आप देख लें कि ये हमने किस तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं, फिर बिस ऑक्सिलेटो प्लेटिनेट 2, फिर हमारे पास ये देखें सल्फेट के ऊपर -2 था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 आ गया, ठीक है। तो अब आपने इन लिगेंड्स के ऊपर लगा दिए चार्जेस, फिर मेटल के ऊपर लगा दिया, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के ऊपर, तो इसका नाम लिख लिया हमने। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, और इसका भी जो है वो हमने कर लिया है पेंटा कार्बोनाइल आयरन ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई ईच लेटर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से कन्वर्जन्स आपको पेपर में मस्ट आती हैं। देखें इथाइल अल्कोहल है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हाई टेम्परेचर पे जो है वो आपने करना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगी फिर आपने उसकी ब्रोमिनेशन करनी है, फिर जो प्रोडक्ट आएगी उसको अल्कोहलिक KOH से आपने ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से की हुई है, तो हाँ आप ये रिएक्शंस बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर है आपके पास प्रोपीन है, डबल बॉन्ड, ठीक है, उसकी आपने सिंपल उसमें ब्रोमिनेशन करनी है, ठीक है, फिर अल्कोहलिक से उसको ट्रीट करना है, और एट द एंड HCN के साथ आपने उसको ट्रीट कर देना है, ठीक है। तो ये हम जो है वो साथ साथ इसको देखते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें इथाइल अल्कोहल था। आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि आप जो है नेम ज़रूर लिखें, स्टार्टिंग जो आपके पास रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके नेमिंग आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में देखें हाई टेम्परेचर पे ये क्या बनाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाता है, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने खुद आपको यहाँ पे रिकॉल करवाई है। तो ये सिंपल इथीन बन गया। फिर इथीन की ब्रोमिनेशन करनी है आपने, तो ब्रोमिनेशन इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, तो सिंपल ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एक, ठीक है। तो ये देखें 1,2 डाइब्रोमो इथेन, मैंने नाम भी लिखा हुआ है, साथ B भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप देख लें कि आपके पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ आपने इसको ट्रीट करना है। देखें अल्कोहलिक KOH के साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ट्रीट करते हैं, तो कभी कभी वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर लेते हैं ना, एक ही दफ़ा, तो 1 स्टेप। तो आपने वन स्टेप में फिर करना है अगर, तो फिर 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दें, ताकि आपको कंप्लीट अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन मिल जाए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले आप पहला स्टेप में अगर आप करते हैं इसको KOH के साथ, एक अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एक यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन जाएगा। तो देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH और Br, ठीक है, ये बन गया। फिर अगेन सेकंड के साथ आप इसको ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो फिर यहाँ से Br जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। तो इस तरह से 2 स्टेप्स में अलग अलग से भी कर लें, और या फिर जो है क्योंकि आपने कंप्लीट ब्रोमीन अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करना है ना, क्योंकि एक दफ़ा किया तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब ये प्रोडक्ट आ गई तो दिस विल नॉट आर फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके साथ अगेन अल्कोहलिक KOH ट्रीट हो सकता है, ठीक है, और ये अगेन एक और जो है वो बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है, डबल से ट्रिपल में जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी ट्रीटमेंट आएगी तो आपने कंप्लीट रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये देखें इथाइन बन गया, 2 की Br और वाटर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जो था ये देखें ये पूरा का पूरा, यानी ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। फिर आप देखें आपके पास आपको प्रोपीन दिया हुआ था और आपको कहा था ब्रोमिनेशन लिख कर लें, तो बीच में देखें ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपको पता है कि आपने जब ब्रोमिनेशन करनी है तो वो 2 तरीके की होती है। अगर सिंपल ब्रोमिनेशन है तो वो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, और अगर हेलो हाइड्रेशन जो हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली बात है आपको कि वो वाटर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और उसमें आपने HOBr ऐड करना होता है, ठीक है।
तो वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसलिए आपने यहाँ पर बताना है कि हम सिंपल जो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में है, इनर्ट सॉल्वेंट यानी CCl4 की प्रेजेंस में है। ये देखिए ये वाला पाई बॉन्ड टूटा तो दोनों आपने ये ऐड कर दिए और साथ नाम भी लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो उन्होंने आपको दिया हुआ है ना कि प्रोपीन है, ठीक है, ये तो उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, ठीक है। 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन, ठीक हो गया। अच्छा 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन की अल्कोहलिक QH के साथ आपने कंप्लीट रिएक्शन करवाना है, इसलिए मैंने 2 KOH के साथ किया ताकि ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, यहाँ से भी एक H चला जाए और यहाँ से भी एक H चला जाए, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो ये प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है, और साथ 2 KBr और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये देखें प्रोपाइन बन गया और प्रोपाइन में आपने फिर HCN ऐड करना है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अब एडिशन जो है वो उसकी गलती नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना जल्दी जल्दी में करते हैं, गलती कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंडीशन है क्योंकि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल ऐड टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। और नेगेटिव रिएजेंट विल ऐड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट पे CN लगा देंगे उनका तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस की होंगी तो आप कर सकेंगे। अब ये देखें प्रोडक्ट बना तो अब हमने इसको 1 2 3 नाम दिया, 2 पे सायनो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और 2 सायनो प्रोपीन हमने लिख दिया, ठीक है। हमने प्रोपीन में जो E डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन नहीं लिखी क्योंकि उसकी पोजीशन लिखने का फ़ायदा नहीं है, या तो इधर होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर इधर होगा, ठीक है। अगर इधर होगा तो इधर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इधर होगा तो इधर से 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हमने डबल बॉन्ड का नाम पोजीशन मेंशन नहीं करनी, सिंपल प्रोपीन लिखना है, ठीक है, 2 सायनो प्रोपीन। तो ये देखें ये हमारे पास प्रॉपरली ये सारा का सारा इस तरह से आपने करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट मैकेनिज्म व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये आपको क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाना है, सिंपल। ये देखें क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन और उसको बेंजीन के साथ आपने ट्रीट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये आपने बेंजीन के जो 5 रिएक्शंस पढ़े हैं ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये फ्रेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये, ठीक है, फ्रेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रही है और इसका आपने सिंपल रिएक्शन लिखना है और साथ मैकेनिज्म कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखते, ठीक है। उन्होंने लिखा है ना राइट मैकेनिज्म, तो आपने पहले उसका डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये देखें डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हमने बेंजीन क्लोरोमीथेन AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये जो है वो HCl के साथ चला जाएगा और एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, दिस इज टॉलीन, ठीक हो गया। तो ये अब आपने ये देखें फर्स्ट स्टेप ये आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है वो याद की हुई हैं। तो ये जो आयन की फॉर्म में है ना ये हमारे पास, ठीक है। तो इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी आपने नहीं भूलनी, साथ इसका जो पॉजिटिव साइन होता है वो ज़रूर यहाँ पे इस तरह से शो करना है, ठीक है। ये सारा का सारा आपने किया हुआ है। और फिर ये देखें नेक्स्ट जो है वो प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, और वो प्रोटॉन AlCl4 के साथ मिलके दोबारा से कैटलिस्ट रीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने जो है वो 10 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।